नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र तहरीर महविश सिद्दीक किस्त नंबर 14। ज़ैनी के हलक से गरजदार चीख बरामद हुई, जिसे सुनते अज़लान तेज़ी से आगे बढ़ा और फिर इसके लबों पर अपना हाथ रखते इसकी बाकी मांदा चीख को इसके हलक के अंदर ही दबा दिया। ज़ैनी अब शदीद हैरत के मारे फटी फटी निगाहों समेत इसे ही देखी जा रही थी, जो बिल्कुल इसके पास आकर बैठ चुका था। कुछ देर पहले अज़लान ने जब ज़ैनी के सांस लेने की भी आवाज़ महसूस ना की तो गहरा सांस भरते खुद ही इधर आने का सोचा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कई बात के डर से ये शोर के चक्कर में सांस ही ना लें और सुबह तक सच में इनका काम तमाम हुआ हो। इसी सोच के ज़ेरे असर अज़लान भी इसी दरख्त के तने के साथ आकर बैठ गया, मगर यहाँ बैठते ही ज़ैनी की चीख ने इसे भी अंदर तक बौखला कर रख दिया था। क्या है, चीख क्यों रही हैं आप? अज़लान ने कुछ देर बाद इसके लबों से अपना हाथ हटाया तो ज़ैनी कपकपाते लहजे समेत फ़ौरन बोल उठी। आप तो उधर बैठे थे, मुझे लगा शेर आ गया मुझे खाने, इसीलिए बेसाख्ता ही मेरी चीख निकल गई। ज़ैनी ने अब की बार सरगोशी नुमा अंदाज में बोलते हुए अज़लान से इधर आने की बाबत पूछी। इसका सांस अभी तक तितर बितर का शिकार था। इसका कपकपाता वजूद वाज़े हलकोरे खा रहा था, जिस पर वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं, बस वैसे ही यहाँ रोशनी थोड़ी ज़्यादा, इसलिए वहाँ से उठकर यहाँ आ गया। अज़लान ने इसे हकीकत ना बतलाते हुए झूठ मूठ का बहाना कर दिया। वो इसे हरगिज़ नहीं बताना चाहता था कि वो सरासर ज़ैनी की फ़िक्र में है, इसी के डर की वजह से यहाँ आया। इसकी रोशनी के जवाब पर ज़ैनी भी अब सरसरी अंदाज में ऊपर की जानब निगाह दौड़ाकर आसमान पर चमकते हुए 14वीं के मुकम्मल चाँद को देखने लगी, जो इस वक्त पूरी आबोताब से चमक रहा था। दूर से नज़र आने वाले नन्हे नन्हे टिमटिमाते सितारों से मुज़य्यन आसमान देखने वालों की आंखों को खैरा कर रहा था। दरख्तों के इस गहरे झुंड में इस चाँद की चमकती रोशनी इन पर कुदरत का एक हसीन मुआवजा आश्कार कर रही थी, जिसे रब्बे ताला ने रात के वक्त इंसानों समेत कायनात में मौजूद तमाम चीज़ों को इसकी रोशनी बख्शकर एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा। हमेशा अल्लाह ताला की आयत करदा नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इसी ने गुप्त अंधेरे में चाँद और सूरज की दीदा ज़ेब रोशनी अता करके इनको इस अंधेरे से हमेशा के लिए निजात दिलाई। आलियान, ज़मान से बात हुई तुम्हारी? ज़ैनी और अज़लान हैं कहाँ इस वक्त? आसमा बेगम और सिकंदर शाह आलियान के साथ वापस घर आ गए, जबकि आयशा भाभी और आहिल वहीं पर रुक गए थे। घर आकर सबसे पहले आसमा बेगम ने सारे मुलाजमों को बुलाकर ज़ैनब की तबीयत के बारे में पूछा। इनका जवाब सुनते ही आसमा बेगम और सिकंदर शाह समेत आलियान भी एक पल के लिए चकरा कर रह गया। बड़ी बेगम साहिबा, छोटी बेगम साहिबा तो अभी तक घर वापस ही नहीं आई। सीनियर मुलाजमा ने इनके सवाल पर हैरत के मारे चौंकते हुए आसमा बेगम को बताया, जिस पर सभी हक्का बक्का रह गए थे। क्या ज़मान ज़ैनी को लेकर अभी तक घर वापस नहीं पहुंचा? सिकंदर शाह अजहद परेशानी के मारे कहते हुए फ़ौरन अज़लान का नंबर डायल करने लगे, मगर ज़ैनी की तरह अज़लान का नंबर भी पावर ऑफ शो हो रहा था। 1 मिनट बाबा जान, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, मैं अभी ज़मान को फ़ोन करके पूछता हूँ, इस बारे में उसे ज़रूर पता होगा। आलियान ने लाउंज में मौजूद सब नफूस के चेहरों पर तफक्कुर अमेज़ तासरात देखे तो सिकंदर शाह और आसमा बेगम को तसल्ली देकर सोफ़े पर बिठाया और कुछ ज़मान का फ़ोन नंबर डायल करने लगे। बेल जा रही थी, अचानक फ़ोन के स्पीकर से ज़मान की शिकस्ता आवाज़ गूंज उठी, जिस पर आलियान ने तशक्कुर अमेज़ सांस फ़िज़ा में खारिज किया। अस्सलाम वालेकुम। जी आलियान भाई, ज़मान ने अजहद परेशान और फ़िक्रमंद लहजे से कहा तो आलियान को फ़ौरन किसी गड़बड़ का एहसास हुआ, इसलिए वो सिग्नल प्रॉब्लम का कहते वहाँ से उठकर तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए बाई लॉन में आ गया। यार ज़मान, ये सब हो क्या रहा है? ज़ैनब भाभी और अज़लान भाई कैसे हैं? वो दोनों इस वक्त हैं कहाँ? इनका फ़ोन क्यों ऑफ जा रहा है? सब इतना परेशान हो रहे हैं उनके लिए। आलियान ने ज़मान का अजहद फ़िक्रमंद अंदाज़ देखा तो परेशानी के मारे एक साथ कई सवालात पूछ लिए। जवाबन ज़मान ने गहरा सांस भरते हुए इसे सारी हकीकत से रोशनास करवा दिया। आलियान इसकी पूरी बात सुनकर एक पल के लिए शशतर कैफियत में मुब्तला हो गया था। इसका मतलब अज़लान भाई और ज़ैनब भाभी रात के इस पैर जंगल में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। आलियान को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई थी। जी आलियान भाई, सर ने मुझे किसी काम से वापस भेजा, मैं वहीं आया हूँ, इसलिए अज़लान सर और ज़ैनब भाभी इस वक्त वहाँ अकेले ही हैं। ज़मान ने शर्मिंदगी से पूर्ण लहजे के साथ इसको सारा सच बता दिया। अभी भी बात करते हुए इसका लहजा थोड़ा रंधा हुआ लग रहा था। अगर अज़लान सर या ज़ैनब भाभी में से किसी को कुछ भी हुआ तो मैं इस सब के लिए ख़ुद को कैसे माफ़ कर पाऊँगा? ज़मान के अंदर इस वक्त गहरी सोचों के तेज़ झकड़ चल रहे थे। कुछ नहीं होगा इन्हें, अज़लान भाई ने अब तक भाभी को ढूंढ भी लिया होगा, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पर, फिर देखते हैं क्या करना है। आलियान ने ज़मान को असद खामोश पाकर तेज़ लहजे में इससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दिलाई और फिर वहाँ जाने का फ़ैसला भी बता दिया। आलियान भाई, अंकल और आंटी इस वक्त परेशान हो रहे होंगे, आप इन्हें किसी तरह संभालें, मैं बस निकल ही रहा हूँ, इंशाल्लाह सुबह तक पहुँच जाऊँगा वहाँ पर।
अब तो काफ़ी रात हो गई है, अजलान सर भी इस अंधेरे की वजह से वहीं रुक गए होंगे। ज़मान ने इसे अजहद फ़िक्रमंद देखकर हौसले से काम लेने का कहा और ये भी बता दिया कि वो वहाँ इनके पास जल्द अज जल्द पहुँच जाएगा। ज़मान, अगर इनसे कोई भी राब्ता हो तो मुझे फ़ौरन बताना। आलियान को भी ज़मान की कही बात ठीक लगी, क्योंकि वो अंदर सब के परेशानी से भरे चेहरे खुद अपनी आंखों से देख चुका था। जी ठीक है, मैं अभी फ़ोन रखता हूँ, जैसे ही मेरा इनसे कोई राब्ता होगा मैं आपको फ़ौरन इन्फॉर्म कर दूँगा। ज़मान ने आलियान को तसल्ली में इस लहजे में कहते फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मामा, बाबा जान, अजलान भाई और जैनी भाभी इस वक्त एक दूसरे के साथ ही, हमें इन्हें थोड़ा टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। आलियान ने चेहरे के पुरसुकून तासरात से अपने अंदर की परेशानी जाहिर न होने दी। बाकी सब ठीक है, आप बेफिक्र होकर सो जाएं। आलियान ने ज़रा मुस्कुराते हुए आसमा बेगम का हाथ नरमी से दबाया। अगर सब ठीक है तो वो दोनों फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? आसमा बेगम के तासरात अभी तक वैसे ही वैसे थे। सिकंदर शाह भी कुछ कहने के लिए अपने लब वाह करने ही लगे थे कि आसमा बेगम ने इनके मुंह की बात छीन ली, जिस पर वो फिर से खामोश हो गए। देखें मामा, आप दोनों फ़ोन की टेंशन ना लें, उनके मोबाइल की बैटरीज डेड हो गई हैं, इसलिए वो लोग फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रहे। आलियान ने आसमा बेगम और सिकंदर शाह को झूठा दिलासा देकर ज़बरदस्ती उनको उनके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। ज़मान की रिपोर्ट सुनकर उनको भी तसल्ली होगी, वो खुदा का शुक्र अदा करते हुए आराम करने की गर्ज से अपने कमरे में चले गए। या अल्लाह सबको अपनी अमान में रखना। आलियान इन दोनों के लाउंज से जाने के बाद वहीं सोफ़े पर बैठकर अल्लाह ताला से उनकी हिफाजत और सलामती की दुआ मांगने लगा था। वहीं सोफ़े पर बैठे बैठे ढेरों दुआएं करते कब इसकी भी आंख लग गई, इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। अजलान को सूरज की हल्की हल्की रोशनी की किरणें अपने चेहरे पर गिरती महसूस हुई तो मंदी मंदी आंखें खोले अतराफ़ में देखने लग गया। दरख्तों के झुंड के साए में इस रोज़ सूरज की रोशनी आड़ी तिरछी लकीरों की सूरत में नीचे ज़मीन पर गिर रही थी। खूबसूरत लहलहाते दरख्त धूप की किरणें भरपूर ग़िज़ा की सूरत में मिलते देखकर तशक्कुर मेज़ अंदाज में अटकेलियाँ करने लग गए। अतराफ़ में सरसरी निगाह घुमाते अचानक अजलान की नज़र बिल्कुल अपने पास लेटे वजूद पर गई, जो इसी के शाने पर सर टिकाए इसी की ड्रेस शर्ट को मजबूती से अपने एक हाथ में जकड़े इर्द गिर्द से बेनियाज गहरी नींद सो रही थी। इसके लंबे घने सिल्की स्याह बाल इस वक्त चोटी से निकलकर इसकी गर्दन के अतराफ घेरा तंग कर रहे थे। कुछ उलझी और बिखरी सी लटें इसके चेहरे पर तवाफ़ के अंदाज में लिपटी महसूस हो रही थीं। अजलान ने बेख्तियारी अपना हाथ बढ़ाकर खुद बेखुदी के आलम में इसके तीखे खूबसूरत नकूश को तकते हुए बालों की लटें पीछे हटा दी, जो एक पर्दे की सूरत में इसका तकरीबन आधे से ज़्यादा चेहरा ढांप चुकी थीं। ज़ैनी अजलान की जसारत पर थोड़ा सा कसमसाई ज़रूर थी, मगर फिर चंद ही सेकंड्स में इसकी शर्ट को अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में थामे फिर से सो गई। इसकी गिरफ्त से ऐसे महसूस हो रहा था जैसे इसे कहीं खो जाने का डर था। अजलान न जाने कितनी ही देर बदहवासी के आलम में इसके चेहरे को तकता रहा, फिर अचानक हवास बहाल होने पर वो नरमी से अपनी शर्ट इसके हाथ की गिरफ्त से आज़ाद करता जल्दी से वहाँ से उठ बैठा। इसके इस तरह हड़बड़ाहट के आलम में उठने पर ज़ैनब की आंखें भी खुल गईं। वो तेज़ी से बंद होती आंखों को अपने दाएं हाथ से मसलती सीधी होकर बैठ गई। चलें। अजलान ने कुछ ही देर बाद ज़ैनी की आहट को महसूस किया तो फ़ौरन संजीदगी से पुर लहजे में बोल उठा। अब की बार इसने अपनी निगाहें दोबारा इसके चेहरे पर डालने की गलती फिर से ना दोहराई, क्योंकि वो अपनी थोड़ी देर पहले बेसाख्तगी में की गई हरकत पर अब खुद से शर्मिंदा हो रहा था। जाने क्यों इसे अपना यह बदला बदला सा अंदाज़ घबराने पर मजबूर कर गया था। जी। ज़ैनी ने भी उठते हुए इस बात में सर हिला दिया और फिर इसके साथ साथ धीमी चाल चलते हुए आगे बढ़ने लगी। ज़ैनी को बमुश्किल पाँव घसीट कर चलते देख अजलान ने बिना कुछ कहे इसका हाथ थाम लिया। ज़ैनी पूर्णम निगाहों समेत कभी अजलान को और कभी अपने हाथ में मौजूद अजलान के हाथ को देख रही थी। अब वो इसका हाथ थामे तकरीबन इसी के सहारे चलती आगे बढ़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ अजलान मुसलसल इसके सरापे से अपनी निगाहें चुराए अतराफ़ में देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। थोड़ी दूर चलते चलते अचानक अजलान को दूर से ज़मान की फॉरेस्ट कार इधर आती दिखाई दी तो इसने ज़ेरे लब थैंक गॉड कहते बाकायदा शुक्र का सांस लिया। ज़ैनब भी ज़मान को अपनी तरफ आता देखकर अचानक खिल उठी, क्योंकि वाकई में अब इससे मज़ीद नहीं चला जा रहा था। वो रहे अजलान सर। अजलान को ज़ैनब के साथ वापस आते देखकर ज़मान का घबराहट के मारे उथल पुथल होता सांस कुछ ही पलों में बहाल हो गया और फिर वो जल्दी से आगे बढ़ अजलान से इसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा, जिसके जवाब में अजलान ने फ़क्त आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाने पर इत्तफ़ाक़ किया। अजलान अभी तक इससे खफा इस बात का अंदाज़ा ज़मान को भी बखूबी हो गया था। वो सब लोग इस कार में बैठकर वापस रोड पर आ गए। ज़मान की निशानदेही करवाने पर अजलान ने रोड के थोड़ी दूर नल से अपने हाथ और चेहरा धोकर खुद को फ्रेश किया था। ज़ैनी ने भी सबसे पहले अपने उलझे बालों पर गीला हाथ मारकर इन्हें चोटी की कैद से निकालकर ऊंची पौनी बनाई और फिर अपना मुंह हाथ धोने के बाद इसने इसी नल से पानी भी पी लिया। कल से इसने कुछ भी नहीं खाया था, इसी वजह से इसे थोड़ी बहुत नकाहत महसूस हो रही थी, मगर इसने नल चलाते अजलान से इस बात का जिक्र नहीं किया था। ज़ैनी के
फ्री होने के बाद अजलान ने भी अपने खूबसूरत सिल्की बालों पर थोड़ा पानी गिराते हुए इन्हें अपने हाथ से ही पहले की तरह सेट कर लिया था। फिर कुछ ही देर बाद वो दोनों फ्रेश होकर वापस लौटे तो उस्मान ने अजलान से ड्राइव करने की इजाज़त चाही ताकि वो लोग आराम से बैठ जाएं, मगर अजलान ने अपने अजहद संजीदा तासरात समेत इसे साफ मना कर दिया। ज़मान नादम होते हुए अपना चेहरा थोड़ा नीचे झुका गया, क्योंकि वो अजलान के तासरात से बखूबी जान गया था कि इसकी गैर मौजूदगी में ज़ैनब भाभी को यकीनन किसी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ज़मान, तुम दूसरी कार में आ जाओ, ये कार मैं खुद ड्राइव करके घर ले जाऊंगा। अजलान ने इसे दो टोक अंदाज में कहते हुए ज़ैनी के लिए फ्रंट डोर खोलकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। जी सर, जैसे आप कहें। ज़मान ने अपने झुके सर के साथ दूसरी गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। इसको अब खुद से भी शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि वो अजलान के अपने रिश्तों को लेकर हद दर्जा हसासियत की आदत से बखूबी वाकिफ़ था। अजलान ज़िंदगी की हर कठिन सूरत हाल का सामना बड़े आराम से कर लिया करता था, मगर किसी की वजह से अपने करीबी रिश्तों को पहुंची एक खराश भी इसे जुनून की आखिरी हदों तक पहुंचा दिया करती थी। ये ज़मान ही था जिसकी मुखलिसी और काम को लेकर वफादारी की वजह से अजलान ने खुद के तने असाब पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की थी, वरना इसकी जगह कोई और होता तो यकीनन सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। ज़मान बखूबी जानता था कि अजलान को कुछ वक्त अपने असाब पर काबू पाने में लगेगा, इसलिए अजलान के हाथ के इशारे पर वो वहाँ से ड्राइव करते हुए घर की जानब चल दिया। ज़मान के निकलने के बाद अजलान ने भी अपनी गाड़ी वापस घर के रास्तों पर डाल दी थी। ज़मान साहब, इन लड़कों को कल से जेल में डाल रखा है, मगर वो पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बार बार यही कह रहे हैं कि इन्हें किसी लड़की की गुमशुदगी के बारे में कोई इल्म नहीं। ज़मान पुरसोच अंदाज में सामने देखते हुए कार ड्राइव कर रहा था, जब ही अचानक फ़ोन की बेल ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। जी इंस्पेक्टर साहब। ज़मान ने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड से अपना मोबाइल थामा तो सामने इंस्पेक्टर का फ़ोन देखकर इसने यस के ग्रीन साइन पर हाथ रखते फ़ोन रिसीव कर लिया। लड़की तो मिल गई इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप इन्हें अभी छोड़िएगा नहीं। मैं वहाँ आकर आपसे पर्सनली मिलकर बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है इनका। ज़मान ने गंभीर लहजे में इंस्पेक्टर को अगला हुक्म सादर किया था। अगर लड़की मिल गई है तो फिर इन्हें छोड़ देते हैं ज़मान साहब, हमने इन लड़कों को यहाँ रखकर इनका अचार थोड़ी डालना है। इंस्पेक्टर ज़मान के लड़कों को अभी ना छोड़ने की बात पर थोड़ा हंसते हुए गोया हुआ। ठीक है, फिर भी आप अच्छी तरह इंक्वायरी करके इन्हें रिहा कीजिएगा, ऐसा ना हो बाद में कोई बड़ा मसला क्रिएट हो जाए। ज़मान ने इंस्पेक्टर की बात पर इन्हें अच्छी तरह इंक्वायरी करके छोड़ने का कह दिया। हाँ जी, मुझे भी ये सारे लड़के बस किसी अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलादें ही लगी हैं, किरदार के ख़राब नहीं लग रही, इसलिए मैंने कहा अगर वो बेकसूर है तो इन्हें ज़्यादा देर यहाँ क्यों रखना। अगर आखिर को इनके ज़्यादा देर गिरफ़्तार होने की खबर मीडिया में फैलने से इनके ख़ानदान की साख भी मिट्टी में मिल सकती है, इसलिए मुझे यही मुनासिब लग रहा है, तो सोचा पहले आपसे पूछ लूँ। इंस्पेक्टर ने अब ज़मान को संजीदा लहजे में सारी वजाहत देना ज़रूरी समझा था। चलें फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ज़मान ने भी कुछ देर गौर फिक्र करने के बाद इंस्पेक्टर की बात की तायद करते हुए इन लड़कों को छोड़ने का हुक्म दे दिया। अख्तर साहब उठे ना प्लीज़। अख्तर साहब को गहरी नींद में सोते देख सोनिया बेगम ने इन्हें कंधे से थामे जल्दी से उठाया। वो हड़बड़ाहट के आलम में अपनी मंदी आंखें खोलते साथ ही ग्लासेस लगाकर सीधे उठ बैठे थे। क्या हुआ सोनिया, क्या मुसीबत आन पड़ी आप पर जो इतनी जल्दी मचा रही हैं? अख्तर साहब की नींद में डूबी खुमार आलूद आवाज़ कमरे की साकत फ़िज़ा में गूंज कर उभरी। आज काफ़ी दिनों बाद इन्हें सुकून की नींद मैसर हुई थी और आज ही सोनिया बेगम ने इन्हें जल्दी उठा दिया। अख्तर साहब सोनिया बेगम के शमशाद से बाद के बदलते रवैये से अनजान इनके पहले के लापरवाह अंदाज पर इनसे कुछ दिनों से खिंचे से थे। सोनिया बेगम को इनका सर्द अंदाज महसूस तो हुआ, मगर वो अपनी परेशानी में यकसर नज़रअंदाज कर गईं। अख्तर साहब ज़ावियार रात से पुलिस कस्टडी में इसे वहाँ से छुड़वाएं प्लीज़। सोनिया बेगम ने हड़बड़ाते हुए अख्तर साहब को तेज़ लहजे में अपनी इस परेशानी से आगाह किया था। क्या पुलिस कस्टडी? अख्तर साहब की हैरत में डूबी चीख नुमा आवाज़ कमरे में गूंज पैदा कर गई थी। हाँ, वो अभी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है कि आकर अपने बेटे की ज़मानत करवा लें। जल्दी जाइए प्लीज़, बच्चा वहाँ कल रात से परेशान हो रहा होगा। सोनिया बेगम ने पुलिस थाने से आई फ़ोन कॉल के मुतल्लक अख्तर साहब को आगाह किया। जवाबन वो इन्हें सख्त निगाहों से घूरने लगे। रहने दो इस नवाबजादे को कुछ दिन पुलिस स्टेशन में, इसका दिमाग खुद ही ठिकाने पर आ जाएगा। पता नहीं आजकल किन चक्रों में पड़ा हुआ है। अख्तर साहब ने सख्त गुस्से की हालत में बेड से अपने पाँव नीचे लटकाकर इनमें स्लीपर्स रस लिए। बच्चा है अख्तर साहब, प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगा। सोनिया बेगम ने मिन्नत भरे अंदाज से अपनी कई बार की कई बात फिर से दोहरा दी, क्योंकि अख्तर साहब अजहद परेशानी के मारे अपना सर हाथों में थामे वापस बैठ चुके थे। अगर इसने समझना होता तो अब तक समझ चुका होता सोनिया बेगम। ये सब जो आज हो रहा है ना, ये सब आपकी लापरवाही और बेजा लाड प्यार का ही नतीजा हम भुगत रहे हैं। अख्तर साहब की आवाज़ सख्त होने के साथ साथ अब कदरे बुलंद भी हो गई थी।
साथ वाले कमरे से शम्सा भी शोर की आवाज़ सुनकर तेज़ तेज़ कदमों से भागते हुए इधर आ गई थी, मगर यहाँ सारी बात सुनकर इसका हैरत और परेशानी के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। जावी भाई जेल में? शम्सा की परेशान और फिक्रमंद आवाज़ सुनकर अख्तर साहब और सोनिया बेगम ने कमरे के दरवाजे के बीचों बीच खड़ी शम्सा को एक झटके से मुड़कर देखा। इसकी आंखें इस वक्त आंसुओं से लबालब भरी हुई थीं। मैं मानती हूँ अख्तर साहब, ये सब मेरी ही गलती है, पर इस वक्त प्लीज़ इसे जेल से निकालें। हम बाद में इस टॉपिक पर बात कर लेंगे प्लीज़। सोनिया बेगम अख्तर साहब के अपने बारे में इतने तलख अल्फाज सुनकर अज़द शर्मिंदा तो हुई, मगर इस वक्त इन्हें सिर्फ ज़ावियार की फ़िक्र थी। वो एक परेशान माँ का किरदार बखूबी निभा रही थी, जिसका बच्चा कल रात से जेल में कैद था। मैं आपके इस बिगड़े रईसज़ादे के लिए थानों के चक्कर हरगिज़ नहीं लगा सकता। शाहज़ेब को फ़ोन कर देता हूँ, वो ज़मानत करवा देगा इसकी। अख्तर साहब ने अब शम्सा और सोनिया बेगम की बिगड़ती हालत देखी तो गहरा सांस भरकर कहते हुए नफ़ी में सर झटक दिया। उन्होंने खुद तो वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया, मगर शाहज़ेब को फ़ोन करके थाने पहुँचने का कह दिया था। इनकी बात मुकम्मल होने के बाद सोनिया बेगम धीमे कदमों से चलते हुए कमरे से बाहर आने ही लगी थी कि अचानक वापस मुड़ी। थैंक यू सो मच अख्तर साहब। अख्तर साहब अपने कपड़े लिए वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए जाने लगे थे कि अचानक सोनिया बेगम की पूर्णम आवाज़ पर इनको वापस मुड़कर देखने लगे, मगर फिर बिना कुछ कहे सर को नफ़ी के अंदाज में झटकते वॉशरूम में चले गए। शम्सा सोनिया बेगम को तकरीबन अपने बाजुओं के सहारे थामे सीढ़ियों से नीचे ले गए और अब इन्हें सोफ़े पर बिठाकर खुद वज़ू करने चली गई थी। इस वक्त इसे इस परेशानी की सूरत हाल में आयत करीमा का विर्द करना ही बेहतरीन हल लगा, इसलिए बावज़ू होकर तस्बीह पकड़ते खुलूस दिल से जावी की रिहाई के लिए रो रो कर दुआ मांगने लगी थी। जावी भले ही लाउबाली और लापरवाह किस्म का इंसान था, मगर वो जैसा भी था इसका भाई था जो इसे अपनी जान से भी बढ़कर अजीज़ था। ये लड़के किस जुर्म में या शहंशाहों की तरह टेक लगाकर बैठे हुए हैं? इंस्पेक्टर मारिया की सख्त आवाज़ सुनते ही सामने खड़ा इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इन्हें सैल्यूट के अंदाज में सलाम करने लगे। जेल के सामने खड़े इंस्पेक्टर ने इन लड़कों की सारी रिपोर्ट अपनी इस नई इंस्पेक्टर को दी थी, जो अपने रूखे मिजाज से काफ़ी संजीदा और बारौब लड़की दिखाई दे रही थी। इस कदर तनक अंदाज पर जेल में बैठे चारों नफूस ने इस खाकी वर्दी में मलबूस इंस्पेक्टर लड़की को अपना झुका सर ऊपर उठाकर एक नज़र देखा था। बाकी तीनों ने तो एक सरसरी निगाह डालकर आसपास देखना शुरू कर दिया, मगर ज़ावियार की निगाह इस लड़की के सरापे पर ठहर सी गई थी। इंस्पेक्टर मारिया, कल रात को ये चारों लड़के किसी लड़की की गुमशुदगी के केस के सिलसिले में यहाँ लाए गए थे, मगर अब इनको बेकसूर देखते हुए इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, बस वो लोग इनकी ज़मानत के लिए आते ही होंगे। इंस्पेक्टर सफ़ीर ने हाथों को पुश्त पर बांधे अपने झुके सर समेत इन चारों लड़कों की रिपोर्ट इंस्पेक्टर मारिया के गोश गुजार कर दी, जो अभी ने काफ़ी सख्त निगाहों से घूर रही थी। इंस्पेक्टर सफ़ीर, आर यू श्योर? आपने अच्छी तरह इंक्वायरी की है इनकी? मुझे तो ये लड़के शक्ल से ये लोफर और लफंगे टाइप लग रहे हैं, ज़रूर इन्होंने कोई ना कोई बड़ा जुर्म सरजद कर रखा होगा। इंस्पेक्टर मारिया ने नखवत से नाक थोड़ा ऊपर चढ़ाकर इंस्पेक्टर सफ़ीर से जवाब तलबी की थी। ज़ावियार इसके नाक ऊपर चढ़ाने के अंदाज़ पर धीमे से मुस्कुराने लगे। जी जी इंस्पेक्टर मारिया, मैंने अच्छी तरह इंक्वायरी करने के बाद ही इन्हें रिहा करने का फ़ैसला किया। इंस्पेक्टर सफ़ीर ने इनकी फ़ाइल सामने मेज़ पर मुअद्दब अंदाज में रखते हुए इसे यकीन दहानी करवाई। फिर तो ठीक है, अगर तो ये लोग आपके सामने इकरार जुर्म नहीं कर रहे तो ज़रा मेरे हवाले करें इनको, इनकी अच्छी तरह धुलाई करके इनसे इनका अतराफ़ जुर्म करवाती मैं। इंस्पेक्टर मारिया को ज़ावियार की घड़ी हुई नज़रें खुद पर महसूस हुई तो सख्त अंदाज में गोया। इसके साथ साथ वो अपने ख्यालों में 2-3 मुक्के ज़ावियार को जड़ भी चुकी थी। इंस्पेक्टर फिर मैं तो कहता हूँ इन मैडम को भी अपनी मार कुटाई का शौक़ पूरा कर लेने दे, बेचारी खुशी हो जाएंगी। ज़ावियार ने ज़ेरे लब मुस्कुराते इंस्पेक्टर मारिया को सरतापा देखा। जवाबन वो इसे सर्द घूरी से नवाजती अपने कैबिन में चली गई। वहाँ से जाते हुए भी वो तंज करना भूली नहीं थी। इंस्पेक्टर फिर पहली बात तो ऐसे बिगड़े रईसज़ादों की ज़मानत करवाने के लिए कोई आएगा ही नहीं। आखिर को इनके चक्कर में उन्होंने अपनी इज्जत थोड़ी गंवानी है जो यहाँ थाने तक आए, और अगर कोई भूल चूक से आ भी जाए तो इन्हें मेरे ऑफिस भेज दीजिएगा, फ़ाइल साइन कर दूँगी। इंस्पेक्टर मारिया ने इसको भिगो कर तंज के तीर मारे थे। इंस्पेक्टर मारिया की इस बात पर ज़ावियार का बेसाख्ता कहका जेल की साकित फ़िज़ा में गूंज कर रह गया, जिस पर साथ वाले लड़के भी ज़ावियार की तरफ कनखियों से देखने लगे। ज़ावी यार, तू खुद भी फंसेगा और हमें भी फंसवाएगा। तीनों लड़कों के आंखों के तासरात ये अल्फाज वाज़ेह अंदाज में बोल रहे थे। ओके इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर सफ़ीर ने सैल्यूट के अंदाज में सलाम करते इसे वहाँ से रवाना किया। इंस्पेक्टर मारिया वहाँ से तो चली गई, मगर ज़ावियार के ज़हन के पर्दे पर अपने गहरे नकूश छोड़कर चली गई थी। अब वो अपनी आंखें मूंदे इसके नगवत से नाक चढ़ाते अंदाज को फिर से याद करते हुए धीमे से मुस्कुरा दिया। बाकी तीनों लड़कों को ज़ावियार अपनी नजीब हरकतों की वजह से इस वक्त बिल्कुल पागल लग रहा था। इन सब का यहाँ टेंशन के मारे बुरा हाल हो रहा था, मगर ज़ावियार इस जेल के माहौल में भी
बार बार मुस्कुराए जा रहा था। इन तीनों लड़कों ने इसको इस तरह हंसते देखकर अपना हाथ माथे पर रखकर सर को बाकायदा पीट लिया, जो इस वक्त आंखें बंद किए जाने किस किस बात पर खुश दिली से मुस्कुराया जा रहा था। स्टॉप स्टॉप अजलान स्टॉप। अजलान ने इससे दोबारा कोई बात नहीं की, इसलिए जैनी भी चुप सादे विंड स्क्रीन के पार के नज़ारों को देखने में महव रही। अचानक जैनी की तेज़ आवाज़ सुनकर अजलान के हाथों में स्टीयरिंग डोल कर रह गया। इसने बमुश्किल खुद के सांप पर काबू पाए कार को रोड की एक साइड पर रोका, फिर इसको गुस्सीली निगाहों से घूरने लगा। आपका दिमाग तो ठीक है? इस तरह चीखकर बोलने की क्या तुक बनती है? आपकी इस बेवकूफ़ी की वजह से स्टीयरिंग मेरे हाथ से छूटकर अभी एक्सीडेंट होने लगा था। अजलान ने अब बाकायदा जैनी की तरफ रुख मोड़े, इसको सख्त लहजे में घर का, मगर जैनी ने इसकी किसी बात पर तवज्जो देने की बजाय कार का शीशा नीचे किया और किसी को तेज़ तेज़ लहजे में आवाज़ देकर मुखातब करने लगी। छोटे, बात सुनो छोटे। अजलान शौक के आलम में अपने मुंह पर हाथ रखे से टुकटकी बांधे बगौर देख रहा था। ज़ैनब, आपका दिमाग ख़राब है? जो रोड के बीचों बीच खड़े ऐसे ही किसी अजनबी को आवाज़ें दिए जा रही हैं। अजलान ने अब थोड़ा सख्त लहजे में इसे डांटा, जो अब तकरीबन अपना आधा सर बाहर की जानब लटकाए इस छोटे लड़के को हाथ से इधर आने का इशारा कर रही थी। इसके इशारे पर दो बाइक सवार लड़के अब बाकायदा इसे वहीं कुछ फासले पर खड़े होकर देखने लगे, मगर इसकी ताक़ुब में अजलान की सर्द निगाहों को देखते उन्होंने फ़ौरन वहाँ से जाने में ही अपनी आफियत समझी। अब वो वहाँ से जाते हुए इस लड़के को इस कार की तरफ मुतवज्जा करने लगे, जो हाथ में पकड़ी स्टिक पर मुख्तलिफ फूलों के गजरे लिए अब तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ इसी कार की जानब बढ़ रहा था। आई रियली कांट बिलीव दिस। आपने इन फूलों के गजरे के लिए कार इस अंदाज से रुकवाई? अजलान बेयकीनी के आलम में घिरा गुस्सीले लहजे में गोया हुआ। ज़ैनब इस वक्त इस छोटे बच्चे को अपनी कार की तरफ आता देखकर बच्चों की तरह खुश हो रही थी, जबकि अजलान गुस्से के मारे अपने लबों को आपस में पेवस्त किए बालों पर हाथ फेरकर अपनी इस नीम पागल बीवी को सख्त निगाहों से घूरने लगा, जो इस वक्त इसकी कही किसी सख्त बात पर भी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं कर रही थी। मैडम, कितने गजरे चाहिए आपको? इस छोटे लड़के ने हाथ में पकड़ी स्टिक पर जड़े गजरों में से एक गजरे को थामे सवाल किया। इसके अंदाज में थोड़ी उजलत नुमायाँ हो रही थी, ऐसे जैसे इसे यहाँ से फारग होकर कहीं और भी जाना है। क्या आप थोड़ी देर के लिए कार की पिछली सीट पर बैठ सकते हैं? एक्चुअली मुझे साइक चेक करके गजरे सेलेक्ट करने हैं। जैनी ने खुशदिली से मुस्कुराते हुए इसे कार की पिछली सीट पर बैठने का कहा। नहीं मैडम, मैं यहीं ठीक हूँ, आप इधर ही देखकर चेक कर लें। इस छोटे बच्चे ने अजहद संजीदा तासरात के साथ, जो उम्र से तो काफ़ी छोटा लग रहा था मगर इसके चेहरे की हद दर्जा संजीदगी और आंखों की जहानत इससे इसकी उम्र से भी ज़्यादा समझदार शो कर रही थी। एक मिनट आएँ, आप बैठे, फिर मैं आपको देखकर बताती हूँ। ज़ैनब अब बाकायदा कार से बाहर निकलकर इस लड़के को इसके इस ना चाहने के बावजूद पिछली सीट पर ज़बरदस्ती बिठा चुकी थी और इसे बिठाने के बाद खुद भी फ्रंट डोर खोलकर वापस बैठ गई। प्लीज़ जल्दी करें मैडम, मुझे आज के आज ये सारे गजरे बेचने, आप तो इतना वक्त लगा रही हैं। छोटे लड़के के चेहरे पर अजब बेजारी की झलक नुमायाँ होने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर विराजमान अजलान भी इस वक्त अपनी पेशानी से धीरे से मसलते हुए कमाल ज़बत का मुजाहरा कर रहा था। हाँ हाँ लेती हूँ। जैनी ने आगे बढ़कर इसके हाथ से एक सफ़ेद मोतिये के फूलों का बना खूबसूरत गजरा लिया और अपनी दाहिनी कलाई में पहनने लग गई। ज़ैनब, आपको जो लेना जल्दी लें, टाइम वेस्ट मत करें प्लीज़। अजलान ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए इसे एक एक लफ्ज़ चबाने के अंदाज से कहा, जिस पर जैनी अपना झुका सर उठाती इसकी तंबीही निगाहों को एक नज़र देखने लगी। अजलान, थोड़ी देर के लिए रुके ना प्लीज़। जैनी ने मुल्तजियाना अंदाज में इसे थोड़ा वेट करने का कहा तो अजलान आहिस्तगी से नफ़ी में सर झटकते इसकी सारी कार्रवाई चुप सादे देखने लगा। वो इस वक्त गजरों को देख कम टाइम ज़्यादा कर रही थी। आपने कितने गजरे लेने? छोटे लड़के को अब जैनी के अंदाज से कुफत हो रही थी, इसलिए अपनी आंखें ऊपर को उठाए बेजार लहजे में इससे पूछने लगा। अगर मैं ये सारे के सारे गजरे ले लूँ तो क्या आप थोड़ी देर के लिए यहीं बैठकर मुझसे बातें करोगे? ज़ैनब के इस बुरे तुके सवाल